लिखना हेडिंग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of ability of centromere। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। हिंदी में लिख लेना, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। देखिए, देखना इसके बिहाफ पर हमारा जो क्रोमोसोम है वो 4 टाइप का होगा। नंबर एसेंट्रिक, दूसरा होता है डाइसेंट्रिक, तीसरा होगा मोनोसेंट्रिक, और चौथा होता है पॉलीसेंट्रिक। तो देखना ये जो इनके टाइप्स हैं बहुत ही आसान है। ए मतलब एब्सेंट, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। ए मतलब एब्सेंट, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक। ए मतलब क्या बोलोगे? एब्सेंट या अनुपस्थित। सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। तो अगर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, या बोले विदाउट सेंट्रोमियर विथ क्रोमोसोम, यानी कि बिना सेंट्रोमियर के साथ गुणसूत्र, उसको क्या बोलते हैं? ए सेंट्रिक। तो इसको लिख सकते हैं विदाउट। इंग्लिश में किसी को दिक्कत है? विदाउट सेंट्रोमियर विथ क्रोमोसोम। दूसरा डाई, देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? डाई। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो। तो यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसमें दो दो सेंट्रोमियर हो, ठीक है। डाई मतलब दो, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। तो ऐसा क्रोमोसोम जिसमें दो सेंट्रोमियर हो उसको क्या बोलेंगे? डाई सेंट्रिक। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्रोमोसोम विथ टू सेंट्रोमियर। थर्ड क्या बोलता है? मोनो। ये देखो, मोनो मतलब एक, यानी कि ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक सेंट्रोमियर हो। हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोम विथ वन सेंट्रोमियर। तो अगर एक है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो। दो है तो डाई। अगर मोर देन टू है, यानी दो से ज्यादा क्या आ जाए सेंट्रोमियर, तो उसको क्या बोल देंगे? पॉली। पॉली मतलब बहुत सारा। तो मोनो को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रोमोसोम विथ वन सेंट्रोमियर। पॉलीसेंट्रिक यानी मोर देन टू सेंट्रोमियर। ठीक है। इसका ए का मतलब क्या लिख लेना? एब्सेंट या अनुपस्थित। तो
तो इसके आधार पर हमारे गुणसूत्र कितने होंगे? 4 टाइप्स के, एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक। गुणसूत्र का प्रकार देखेंगे। पहला जो पढ़े वो क्या है? सेंट्रोमियर की उपस्थिति है कि नहीं है तो कितने हैं? अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक। अगर एक सेंट्रोमियर है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक। अगर 2 सेंट्रोमियर है तो डाइसेंट्रिक। अगर 2 से ज्यादा है तो उसको क्या बोल देते हैं? पॉलीसेंट्रिक। तो यह है सेंट्रोमियर की उपस्थिति। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रोमियर की स्थिति, कि सेंट्रोमियर किस जगह पर है, किस स्थान पे है, उसके आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। तो अगला हेडिंग लिखना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम on the basis of position of centromere। हिंदी में क्या लिखोगे? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। हिंदी में क्या लिखोगे? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार लिख लिए। अब इसमें भी देखो 4 टाइप के होंगे, वो चारों हम लोग देख लेते हैं। नंबर ए, मेटा सेंट्रिक। नंबर बी, सब मेटासेंट्रिक। नंबर सी, एक्रोसेंट्रिक। और नंबर डी, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो इसके आधार पे हम लोग गुणसूत्र को 4 पार्ट में बांट रहे हैं। किसके आधार पर? सेंट्रोमियर की स्थिति, पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति, यहाँ पे लिखा है ना, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के 4 प्रकार होंगे। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक क्या रखोगे? मस्त। क्या रखोगे? मस्त। ठीक है, ये म, ये सत। तो ट्रिक क्या रहेगी? मस्त या एम सेट। जैसे सी सेट का एग्जाम होता है ना, यूपीएससी वाले जब देते हैं तो वहाँ पे एक पेपर होता है सी सेट, उसी तरह ये क्या है? एम सेट। तो ये मस्त पढ़ो या एम सेट, उससे दिक्कत नहीं है। एम मतलब मेटासेंट्रिक, एस मतलब सब मेटासेंट्रिक, ए मतलब एक्रोसेंट्रिक, और टी मतलब टीलोसेंट्रिक। ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जब तुम लोग पढ़ोगे तो जो तुम्हें डायग्राम दिया है, जो बताया है, वो इसी सीक्वेंस में बताया है। पहले मेटा, फिर सब मेटा, फिर एक्रो, फिर उसके बाद टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में देखना क्रोमोसोम का जो पोजीशन होता है वो कैसे होता है। और यहाँ पर होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो देखोगे तो ये जो भुजा होती है यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम लोग बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं? पी आर्म। और इस भुजा को बोलते हैं क्यू आर्म। आर्म मतलब भुजा। तो पी आर्म और क्यू आर्म अगर ये दोनों बराबर हैं, मतलब जितना भुजा पी की लंबाई है उतना अगर भुजा क्यू की लंबाई है, यानी दोनों की लंबाई क्या आ जाए? बराबर, और सेंट्रोमियर ठीक बीच में रहे। सेंट्रोमियर कहाँ रहे? ठीक बीच में, ना तो पी बड़ा हो ना क्यू बड़ा हो।
ये छोटा है क्या, थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है। तो अगर भुजा P की लंबाई भुजा Q के बराबर हो जाए और सेंट्रोमियर ठीक बीच में रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक। उसको क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक। यानी कि P भुजा और Q भुजा दोनों की लंबाई बराबर हो जाए और सेंट्रोमियर बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे, मेटा सेंट्रिक। तो यहाँ पे भुजा P और भुजा Q की लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल Q। ठीक है। दूसरा देखना, दूसरा जो है क्या है, वो है सब मेटा सेंट्रिक। तो सब मेटा सेंट्रिक में ये सेम वही चीज, सेंट्रोमियर। और ये हो गया क्यू आर्म और ये पी आर्म। अब देखोगे तो क्यू आर्म बड़ा है और पी आर्म छोटा है। यानी कि सेंट्रोमियर थोड़ा अपवर्ड या ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, किधर, पी की ओर। पहले क्या था, एकदम सेंटर में था, पी और क्यू के बीच में। इस बार क्या हुआ है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा पी की ओर शिफ्ट हो गया है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। तो क्यू की लंबाई क्या हो गई, ज्यादा, और पी की क्या हो गई, कम। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पी लेस देन क्यू। तो ये क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा क्या बोला है, एक्रोसेंट्रिक। तीसरा क्या बोला है, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में जो हमारा क्रोमोसोम है वो कुछ इस प्रकार का होगा। और छोटा हो गया। ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, पी वाला एकदम छोटा और क्यू बड़ा। तो ये जो है वो अभी भी क्या है, सेंट्रोमियर। और ये पी और ये क्यू। तो इस बार बोल सकते हैं क्यू वेरी 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 ग्रेटर देन पी। यानी कि क्यू भुजा पी से बहुत बड़ी है। इसमें क्या था, केवल बड़ी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी है। भाई इसको देखोगे तो पी थोड़ा सा छोटा है, इसमें देखोगे पी बहुत छोटा है। तो हमने क्या लिख दिया, क्यू वेरी 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 ग्रेटर देन पी। इसमें केवल, अच्छा दोनों को एक जैसे ही लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। इसको ऐसे कर देते हैं, क्यू ग्रेटर देन पी। यानी कि यहाँ पर क्यू बड़ा है पी से, लेकिन यहाँ पे क्यू बड़ा है पी से लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है। लास्ट में क्या है, टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो इस तरीके से हो जाता है। ये सेंट्रोमियर। ठीक है। तो इसमें क्यू रहता है, पी गायब ही हो जाता है। तो इसमें पी जीरो रहेगा, क्यू केवल रहेगा। तो हमारे पास चार कंडीशन, पहला क्या है, मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्ट्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक। अब इन चारों को एनसीईआरटी जो है इनके शेप को बताती है। ठीक है, इनके शेप को बताती है। तो हम इसको अगर रोटेट कर दें, ठीक है, या कि फिर दोनों को ट्विस्ट कर दें, मोड़ दें, तो देखोगे जितना पी है उतना बड़ा क्यू है। ठीक है, जितना बड़ा पी है उतना बड़ा क्यू है। इसका जो शेप या आकार आता है वो आता है भी शेप। कैसा आता है, भी शेप। यानी कि मेटासेंट्रिक जो होता है उसका क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, भी शेप का, यानी कि कुछ इस टाइप का। देखो ये हो गया हमारा इस टाइप से। तो इसी को हमने ऐसे सीधा कर दिया है। ठीक है, तो वो भी शेप दिखाई देता है। इसमें देखोगे तो इसमें जो होता है थोड़ा सा ये क्या है, छोटा है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये क्यू और ये पी।
देखोगे तो ये एल शेप दिख रहा है, अगर इसको सीधा कर दें तो कैसा दिख रहा है, एल शेप दिख रहा है भाई। अगर इसको सीधा कर दें तो कैसा लगेगा, एल के जैसा। तो इसको एनसीईआरटी बोलती है कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एल। कैसा होता है, एल शेप। ठीक है, इसको देखोगे तो इसमें कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये इस टाइप का है। इसको एनसीईआरटी क्या बोलती है, जे शेप। जो तुम लोग ये वाला जे बनाते हो ना, कुछ उस टाइप का। तो इसको एनसीईआरटी क्या बोलती है, जे शेप। और लास्ट वाले को देखोगे तो आई जैसे दिख रहा है भाई, आई रहता है ऊपर, बिंदी रहता है ना आई पर, तो ये क्या हो गया, आई शेप। तो इसको उसने क्या बोला है, आई शेप। तो इस तरह से हमारा सेंट्रोमियर की स्थिति स्थिति हर बार चेंज हो रही है। पहले कहाँ था, ठीक बीच में, दोबारा कहाँ हो गया, थोड़ा पी की ओर शिफ्ट हो गया, लास्ट वाले में पी बहुत छोटा हो गया, और सबसे लास्ट वाले में पी है ही नहीं। तो वो बोलता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। अगर एकदम मध्य में है सेंट्रोमियर तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। अगर बहुत ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। अगर पी है ही नहीं या एकदम टॉप पर है, सेंट्रोमियर कहाँ है, टॉप पर, भाई यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ है, टॉप पर सबसे ऊपर है, तो इसको क्या बोलेंगे, टीलोसेंट्रिक। शेप कैसा होगा, भी एल जे आई। ठीक है, तो शेप भी तुम्हें याद रखना है कि इनका शेप कैसा होता है, भी एल जे आई, भी एल जे आई। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। शेप कैसा होगा, भी एल जे आई। तो ये हो गया क्रोमोसोम का टाइप। और एनसीईआरटी में ये डायग्राम तुम्हें बना के दिया है, नाम नहीं लिखा है, वो बस बताते गया है एक लाइन से, ये मेटासेंट्रिक होता है, इसको सब मेटासेंट्रिक, इसको एक्रोसेंट्रिक, और इसको टीलोसेंट्रिक। तो जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा। क्या है, वो ये है। ठीक, इसमें देखोगे तो सेंट्रोमियर क्या है, एकदम सेंटर में है, बीच में है, यानी कि जो पी और क्यू दोनों आर्म है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल। दूसरा वाला जो है सब सेंट्रिक है। इसमें देखोगे सेंट्रोमियर थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट है। तो इसमें देखोगे तो ये नीचे वाली भुजा क्या है, बड़ी है, ऊपर वाली क्या है, छोटी। तीसरे वाले में देखोगे तो जो नीचे वाली भुजा है वो बहुत बड़ी है, ऊपर वाली बहुत छोटी। और ये जो सबसे लास्ट है ये क्या है, टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में तुम्हें चारों डायग्राम दिया है, लेकिन इनका नाम नहीं दिया है। वो देखो क्या बोला है, गुणसूत्र के बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। तो सेंट्रोमियर को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, सेंट्रोमियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु। तो गुणसूत्र बिंदु जहां पर रहेगा उसके आधार पर गुणसूत्र के प्रकार, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी जब तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पर ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। समझे, तो ये हो गया।
बना चुके। संरचना का अध्ययन हम लोग मेटाफेज में करते हैं। कब करते हैं? मेटाफेज में। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो है हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। इंटरफेज अवस्था में हमें गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं। केवल क्रोमेटिन नेट या फिर बोले क्रोमेटिन थ्रेड, जो क्रोमेटिन धागा होता है उस तरह से गुणसूत्र बिखरा हुआ रहता है। लेकिन जब कोशिका विभाजन की एम फेज आती है तो उसमें आता है क्या? मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। जो एम फेज का मेटाफेज अवस्था होता है उसमें जो हमारा गुणसूत्र होता है वो क्या हो जाता है? जो क्रोमेटिन नेट होती है वो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाती है और क्वाइल्ड होने के बाद वो गुणसूत्र का निर्माण कर लेती है। तो हम लोग मेटाफेज अवस्था में ही गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसके पहले गुणसूत्र हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र बना किसका होता है? तो गुणसूत्र 4 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो डीएनए, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। तो डीएनए जो हमारा गुणसूत्र होता है ये 4 चीजों से मिलके बना है। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। इन 4 चीजों से मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब हम लोग इसकी संरचना की बात करें तो इसका संरचना जो होता है, यहाँ पर सेंटर में देखोगे तो अन्य की तुलना में यहाँ पर गुणसूत्र बहुत ज्यादा संघनित हो गया, बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो गया है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन, यानी बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है। और उसी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, या हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। अर्थात वह स्थान जहां पर गुणसूत्र अत्यधिक ज्यादा क्वाइल्ड हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन। उसी को अन्य नाम से सेंट्रोमियर या हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बिंदु। अर्थात प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर वह जगह है जहां से गुणसूत्र जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? गुणसूत्र बिंदु। अर्थात ऐसा बिंदु जहां से गुणसूत्र जुड़ा रहता है।
तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर गुणसूत्र बहुत ज्यादा क्वाइल्ड रहता है, अत्यधिक संघनित रहता है। आगे देखोगे तो ये जो भी है ये सब क्या है, क्रोमेटिन नेट है। इसमें देखोगे तो कहीं कहीं पर ये जो ब्लैक ब्लैक हमने बनाया है, इस पर क्या होता है कि गुणसूत्र कहीं कहीं पर ज्यादा क्वाइल्ड हो जाता है, और क्वाइल्ड होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि हमने रस्सियों में क्या किया है, मोतियां पहना पहना करके बीच बीच में बांध दिया है। तो इसको एनसीईआरटी बोलती है इंग्लिश में बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स मतलब मोती, स्ट्रिंग मतलब धागा, मतलब ऐसा लगता है जैसे धागे में मोती को पिरोया गया हो। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको एनसीईआरटी बोलता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, या कि फिर ये संरचना ऐसे दिखाई देती है जैसे धागे में मोती पिरोया गया हो। और इसी संरचना को एनसीईआरटी क्या बोलती है, क्रोमोमियर। जनरली में ये पूरा क्या है, ये है क्रोमोनेमा। ये जो दो हमने धागे बनाए हैं ब्लैक और ब्लू कलर का, ये क्या है, क्रोमोनेमा। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाए और एक मोती के दानों के जैसे संरचना बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर। और क्रोमोमियर को एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे लगता है कि धागों में मोती पिरोया गया हो। आगे देखोगे तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं, टीलोमियर। अब ये जो टीलोमियर होता है इसका निर्माण टीलोमरेज एंजाइम करता है, और जो टीलोमरेज एंजाइम होता है ये ग्वानिन रिच होता है। क्या होता है, ग्वानिन ग्वानिन रिच होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें डीएनए पाया जा रहा है। अगर डीएनए पाया जा रहा है तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो जो ग्वानिन एमिनो एसिड है, नाइट्रोजन क्षार होता है, वो टीलोमियर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ज्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण ये जो सिरा होता है क्रोमोसोम का, ये ध्रुवीय होता है। कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। और इसका निर्माण कौन करता है, टीलोमरेज एंजाइम। आगे बात करें तो देखोगे कि हमने पूरे गुणसूत्र को एक लाल आवरण से कवर कर दिया है। एक लाल आवरण से हमने क्या कर दिया है, कवर। उसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं उसको, पेलिकल। और ये पेलिकल बना किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है। पेलिकल किसका बना होगा, प्रोटीन का। यानी कि पूरे गुणसूत्र को हम लोग प्रोटीन के आवरण से कवर कर देते हैं। उस प्रोटीन आवरण को ही क्या बोलते हैं, पेलिकल। आगे देखोगे तो यहाँ पे हमने हरा हरा दो संरचना बनाया है। ये जो हरे कलर की दो संरचना है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अर्थात यह वह बिंदु होता है या वह जगह होता है जहाँ पर कोशिका विभाजन के समय जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो आकर के काइनेटोकोर पर जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गुणसूत्रीय विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु गुणसूत्र में कहाँ जुड़ते हैं। लोग अक्सर आंसर गलती कर देते हैं, सेंट्रोमियर मार के आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे होते हैं। सेंट्रोमियर अंदर होता है, उसके बाहर साइड में कौन होता है, काइनेटोकोर। तो वास्तविक वो जगह है काइनेटोकोर जहां पर तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो काइनेटोकोर संख्या में 2 होती है। इधर की बात करें तो देखोगे यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोसोम बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है, उसको हमने क्या दिया, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। अगर प्राइमरी के अलावा और भी जगह गुणसूत्र क्या हो जाए, थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए या संघनित हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस वाला जगह। कौन होता है, न्यूक्लियोलस वाला जगह। और इस न्यूक्लियोलस के पाए जाने के कारण ये थोड़ा सा जगह सिकुड़ जाता है, संघनित हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और हमने बताया था कि जब केंद्रिका क्रोमोसोम या डीएनए से टच होती है या क्रोमेटिन नेट से टच होती है तो उस जगह को हम लोग क्या बोल देते थे, एनओआर। क्या बोलते थे, एनओआर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस इस क्रोमेटिन नेट या गुणसूत्र से टच होता है, और टच होने के कारण ये क्या हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही एनओआर भी हम लोग बोलते हैं। और हमने बताया था एनओआर वह जगह है जहां से राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है।
तो NOR से क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम सिंथेसिस। जब क्रोमेटिन नेट पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि वहां पर न्यूक्लियस टच रहता है, उसको क्या होते हैं, NOR रीजन। और मनुष्य में कितने होते हैं NOR, 10। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15 और 21, 22 पर पाए जाते हैं। तो NOR मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, उसके साथ साथ 21 और 22 नंबर गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो एक गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं, तो एक में 2 तो 5 में कितना, 10। तो हमने बताया था कि ह्यूमन में कितने NOR होते हैं, 10 NOR। ठीक है, तो ये NOR वह जगह होती है जहां से राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है, यानी राइबोसोम का क्या होगा, निर्माण होगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जितना भी बचा हुआ इधर का भाग होगा, उस पूरे को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। शॉर्ट में बोलते हैं सैट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सैट। और पूरा नाम क्या है, सैटेलाइट। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सैट, और पूरा नाम क्या है, सैटेलाइट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जितना भी गुणसूत्र का भाग बचा हुआ है, उस पूरे को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट या सैट। तो ये है गुणसूत्र की संरचना। समझे? किसी को कोई डाउट इसमें? इसी में एक टर्म आता है आर्म रेशियो। क्या आता है, आर्म रेशियो। हिंदी में बोलते हैं भुजा अनुपात। भुजा अनुपात। जब तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आर्म रेशियो बराबर होता है क्या, लॉन्ग आर्म डिवाइड शॉर्ट आर्म। हिंदी में बोल सकते हो बड़ी भुजा डिवाइड छोटी भुजा। ठीक है, जो आर्म रेशियो है उसका फार्मूला क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो अगर हम लोग देखना आर्म रेशियो निकालें, तो आर्म रेशियो एक्रोसेंट्रिक का देखोगे तो एक्रोसेंट्रिक में जो हमारा गुणसूत्र होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक में जो हमारा गुणसूत्र होता है वो ऐसे होता है। मेटा और सब मेटा को भूल जाओ। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, ये कौन है, एक्रोसेंट्रिक, और ये कौन है, टीलोसेंट्रिक। इन दोनों की केवल बात कर रहे हैं। देखना एक्रोसेंट्रिक में देखोगे तो ये क्या है, बड़ी भुजा Q और ये छोटी भुजा P। तो इसमें बड़ी भुजा Q है तो Q बटे P। कौन कौन बिना नहाया है जी? पूरी लड़कियां नहीं नहाई हैं? तुम सूंघ रहे थे क्या सभी को? ऐसा मत करो, सूंघ रहे हो तुम दिन भर से, कौन नहाया है कौन नहीं नहाया है। तो देखना जो आर्म रेशियो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, Q बाई P। तो देखोगे एक्रोसेंट्रिक में Q सबसे बड़ा है, इसके लिए हमने क्या बोला था, Q वेरी 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 ग्रेटर देन P, ऐसा बताए थे। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आर्म रेशियो जो होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है, एक्रोसेंट्रिक में, क्योंकि इसकी बड़ी भुजा सबसे अधिक और छोटी भुजा सबसे कम होती है। तो आर्म रेशियो जो होता है एक्रोसेंट्रिक का, AR, ये सबसे ज्यादा होता है। एनसीईआरटी जब तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पर वो बताता है कि आर्म रेशियो या भुजा अनुपात सबसे ज्यादा एक्रोसेंट्रिक के लिए होता है और सबसे कम टीलो के लिए होगा। कैसे, देखो इसके लिए अगर हम लोग आर्म रेशियो निकालें तो बड़ी भुजा तो ये हो गई नीचे वाली Q, और छोटी भुजा कुछ नहीं है, 0। तो इसके लिए आर्म रेशियो क्या आ जाएगा, 0। तो टीलोसेंट्रिक के लिए भुजा अनुपात सबसे कम होता है और एक्रोसेंट्रिक के लिए भुजा अनुपात सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आर्म रेशियो सबसे कम। उन दोनों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेटा और सब मेटा की, क्योंकि उनमें जो भी होगा इन दोनों के बीच में आएगा, इसमें सबसे अधिक और इसमें सबसे कम। तो अगर हम लोग उसमें बात करें, अगर हमसे पूछ दे कि भुजा रेशियो का अनुपात क्या होगा, तो सबसे बड़ा भुजा रेशियो किसका होता है, एक्रो का।
किसका होता है, एक्रो का। इसके बाद किसका होगा, टीलो का, सॉरी टीलो का तो जीरो है। उसके बाद किसका आएगा, सब मेटासेंट्रिक का। उसके बाद मेटासेंट्रिक और सबसे लास्ट में टीलो। क्यों, क्योंकि एक्रो में भुजा जो है सबसे बड़ी, सब मेटा में ये वाली थोड़ा बड़ी रहती है और पी वाली थोड़ा छोटी। मेटा में दोनों बराबर होते हैं, यानी एक आता है, और टीलो में तो सीधे जीरो, समझे। तो ये भुजा रेशियो सबसे बड़ा एक्रो में, सबसे छोटा टीलो में, और सब मेटा उसके बाद मेटा। तो ये है आर्म रेशियो या भुजा अनुपात। ये है कि कोशिका विभाजित होती क्यों है, सेल का डिवीजन क्यों होता है, क्या जरूरी है सेल डिवीजन होने के लिए। जैसे मान लो कि एक परिवार है और उनके 10-12 बच्चे हैं, कब तक वो झेलेगा उन लोगों को आपस में बांध के रखने के लिए। वो चाहता है कि हमारे जो 10 से 12 बच्चे हैं उनकी शादी हो गई है और उनके भी बच्चे हो गए, मतलब पोता पोती भी आ गए, लेकिन वो चाहता है कि सभी लोग मिल के रहें। कब तक, ये पॉसिबल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी लोग अलग हो जाएंगे, यानी कि बड़ा लड़का अपने बीवी बच्चों को लिया, अलग हो गया, सेकेंड वाला अपने बीवी बच्चों को लिया, अलग हो गया, धीरे धीरे सब अलग होते जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, परिवार का साइज बहुत बड़ा हो गया और उसको अब कंट्रोल करना या संभालना किसी एक मुखिया के बस की बात नहीं है। उसी तरह कोशिका में होता है, जब कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म का आयतन बढ़ जाता है तो फिर उस कोशिका को न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर न्यूक्लियस उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करता है, सेल को डिवाइड कर देता है, एक सेल से दो सेल बना देता है ताकि उस पर उसका कंट्रोल बना रहे। तो जब कभी भी कोशिका का आयतन इंक्रीज हो जाता है तो फिर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे चोट वगैरह लग जाए, ऐसे कंडीशन में भी सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन का सबसे मेन रीजन क्या होता है कि कोशिका का आयतन अगर इंक्रीज हो जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को रेगुलेट या कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए एक सेल दूसरे सेल में डिवाइड हो जाती है। तो उसी तरह परिवार में होता है कि अगर परिवार बहुत बड़ा है तो एक मुखिया नहीं संभाल सकता, तो सभी लोग अपना अपना अलग होंगे। अब हर व्यक्ति अपने अपने घर का मुखिया होता जाएगा। तो सेम वही कहानी सेल में, कि जब सेल डिवीजन होता है तो अगर सेल का आयतन या उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो फिर सेल जो है कंट्रोल में नहीं रहती है, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर सकता है। क्योंकि इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का निर्देशक और नियंत्रक दोनों ही कौन होता है, केंद्रक। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, सेल का डिवीजन, यानी एक कोशिका दूसरे कोशिका में विभाजित हो जाती है। अब सेल डिवीजन भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें नाम से स्पष्ट चल रहा है समसूत्री, यानी कि समान सूत्र का विभाजन होगा, यानी कि जो इसमें गुणसूत्र या डीएनए है उनका नंबर क्या रहेगा, समान रहेगा। सम मतलब समान, सूत्री मतलब डीएनए। तो अगर डीएनए या गुणसूत्रों का समान साझा हो तो उसको बोलते हैं समसूत्री। और अर्धसूत्री में क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका असमान साझा होता है। मतलब जैसे हमारे पास 2 रुपए है, ठीक है, पैसा कितना है, 2 रुपए। इसको हम बांटना चाहते हैं दो लोगों में, एक ए और दूसरा बी, लेकिन दोनों को ही 2-2 रुपए ही मिले, ठीक है, दोनों को ही 2 रुपए मिले, ऐसा कुछ। यानी कि पैसा दोनों को बांट रहे हैं लेकिन आधा नहीं होना चाहिए, इसके पास 1 रुपए इसके पास 1 रुपए नहीं होना चाहिए। अगर दो इसके पास भी है तो दो इसके पास भी होना चाहिए और दो इसके पास भी। ऐसा फॉलो होता है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस में, यानी कि जितना मदर सेल में रहेगा उतना ही डॉटर में आता है, यानी कि मात्र कोशिका में जितना
डीएनए या गुणसूत्र होगा उतना ही डीएनए और गुणसूत्र पुत्री कोशिका में भी जाएगा। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें हाफ हो जाता है। जैसे मान लो ये 2 है तो इस 2 से 2 पार्ट होगा 1 और 1, फिर इनका फिर से विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर देखोगे तो हाफ हो जाता है। तो ऐसा किसमें फॉलो होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र या डीएनए की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र या डीएनए की संख्या समान रहती है। तो अगर हम लोग बात करें कोशिका विभाजन में, तो सेल जो होती है या कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। सेल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक तो होती है सोमेटिक सेल। जो सेल या कोशिका है ये 2 टाइप्स की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं सोमेटिक सेल, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल। और दूसरा होती है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल हिंदी में बोलते हैं जननिक कोशिका। जननिक कोशिका। तो हमारे पास सेल 2 टाइप्स की हो गई, एक तो सोमेटिक और दूसरा रिप्रोडक्टिव। सोमेटिक या कायिक कोशिका, इसको हम लोग, जो कायिक कोशिका होती है ये ऐसी कोशिका होती है जिससे अगर कोई भी लक्षण है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। सोमेटिक सेल या कायिक कोशिका में कोई भी कैरेक्टर है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। जैसे मान लो कि कोई पैदा हुआ और 2-4 साल बाद उसका हाथ कट गया, ठीक है, वो क्या है? कायिक लक्षण है, क्योंकि वो जन्मजात पैदा होते ही बिना हाथ के नहीं था। यानी पैदा होने के बाद वो कैसा हुआ? बिना हाथ का। ठीक है, पहले हाथ थे लेकिन किसी दुर्घटना में उसका हाथ कट गया। लेकिन जब उसके बच्चे होंगे तो वो बिना हाथ वाले थोड़ी होंगे, वो जो पैदा होंगे उनमें हाथ रहेगा। तो ऐसी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। अर्थात ऐसी कोशिका जिनमें लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल या जननिक कोशिका होती है इनके लक्षण अगले पीढ़ी में भी जाते हैं। इसीलिए माता पिता का चेहरा जो है अपने माता पिता से और बच्चों से मिलता जुलता रहता है। किसी की बोली मिलेगी तो किसी के हाल चाल स्वभाव मिलेंगे, व्यवहार मिलेंगे। जैसे किसी के बाबा पूरे गांव के मुखिया रहते हैं, सभी से व्यवहार बढ़िया बना के रहते हैं, तो ऐसा लक्षण उनके बेटे में या उनके पोते में मिलता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि इसका भी व्यवहार ऐसा ही लगता है जैसे इसके बाबा पहले करते थे। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है इसमें जो भी लक्षण होगा वो नेक्स्ट जनरेशन या अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। लेकिन जो कायिक कोशिका होती है इसका लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो कायिक कोशिका है ये जन्मजात नहीं होती है, ये जब जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे आती है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी के पैदा होने के 2-4 साल बाद पूरे बाल पक गए, तब उनके बच्चे जो पैदा होंगे ये थोड़ी है कि सभी बाल उसके पके ही रहे। हो भी सकता है और नहीं भी। तो वो क्या है? कायिक लक्षण है या कायिक कोशिका में उसका लक्षण था। तो जो कायिक कोशिका होती है उसमें लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा लेकिन जननिक कोशिका का जाता है। तो जो कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल होती है ये अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित सब टाइप की ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो हमेशा 2 के मल्टीपल में ही होगी। ठीक है, ये एन क्या है? एन को हम लोग बोलते हैं पोलाइडी। जैसे अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। इसमें द्विगुणित, चतुर्गुणित, 6 हेक्सागणित ऐसा कुछ होता है, यानी कि 2-2 के मल्टीपल में 2 दूना 4 दूना 6 और 8 है। तो कुछ इस टाइप से होता है। लेकिन जो कायिक कोशिका होती है वो द्विगुणित अगुणित दोनों टाइप की होती है, जबकि जननिक कोशिका द्विगुणित होगी या चतुर्गुणित होगी, 2-2 के मल्टीपल में होती है। तो जो कायिक कोशिका होती है इसमें हमने क्या लिया? एक डॉटर सेल, सॉरी मदर सेल। मदर सेल हिंदी में क्या बोलेंगे? मात्र कोशिका।
तो एक मदर सेल लिए और इस मदर सेल में क्या हो गया, डिवीजन। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशनल इक्वेशनल डिवीजन। हिंदी में बोलते हैं समान विभाजन, समान विभाजन। और जब इक्वेशनल या समान विभाजन होता है तो यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनेंगी और ये दोनों ही सेल क्या होती हैं, डॉटर सेल। दोनों ही क्या होंगी, डॉटर सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। लेकिन ये जो डॉटर सेल बनेगी इसमें अगर ये 2n है तो ये भी 2n ही होगा और ये भी 2n ही। मतलब इनमें पोलैरिटी या गुणिता चेंज नहीं होती। अगर ये द्विगुणित कोशिका है तो जो बनेगी भी वो भी द्विगुणित ही होगी। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल, क्योंकि समान विभाजन हो रहा है। ये दो पहले था, विभाजन होने के बाद भी दो दो ही रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, समान विभाजन। यानी कि इसमें जो गुणसूत्र था या डीएनए था उसका क्या हुआ है, समान विभाजन। अगर आधा विभाजन होता तो दो का क्या हो जाता, एक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे डिवीजन या ऐसे विभाजन को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो सम मतलब समान और सूत्री मतलब डीएनए। यानी कि अगर डीएनए का समान विभाजन होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन होगा कहाँ, सोमेटिक सेल में, यानी कायिक कोशिका में। अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव सेल या जननी की कोशिका की, तो हमने क्या किया, एक मदर सेल लिया और ये उसका न्यूक्लियस। अब ये क्या होगा, ये एक से दो सेल बनाएगी। यहाँ पर एक से दो सेल बन गया। लेकिन ये जो डिवीजन होता है ये कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। हिंदी में बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन, न्यूनकारी विभाजन। तो ये जो न्यूनकारी विभाजन है ये हमारा जो कोशिका था कैसा था, द्विगुणित या 2n। तो अब ये क्या हो जाती है, n, और ये भी n। यहाँ तक के स्टेज को हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम। अब यहाँ से जो होगा 2n से क्या बन गया, n। यानी कि जो हमारे पास गुणसूत्र या डीएनए की संख्या थी वो क्या हो गई, आधी। इसलिए इसको क्या बोले, न्यूनकारी, यानी कि अधिक से क्या हो गया, कम। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल, यानी कि जो गुणसूत्र की संख्या या डीएनए था वो रिड्यूस हो गया, घट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन जब अगला डिवीजन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे और इससे फिर से दो दो सेल बनेंगी। लेकिन ये जो डिवीजन होता है ये होता है इक्वेशनल डिवीजन या समान विभाजन, समान विभाजन। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये जो इक्वेशनल डिवीजन या समान विभाजन हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो ये कितना था, n, ये भी कितना है, n। जो बन रहा है वो भी n ही रहेगा। जो गुणसूत्र अभी अगला नया सेल बना वो भी क्या रहेगा, n। तो देखोगे कि यहाँ पर n था तो ये भी n बना, यहाँ पर 2n था तो 2n ही बना। यानी कि जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने के बाद जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है तो वो सेम माइटोसिस जैसा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2n था तो यहाँ भी क्या बचा, 2n। यहाँ पर n है तो क्या बना, n। लेकिन इसके पहले जो है 2n से n हो गया। इसका मतलब जो मियोसिस फर्स्ट होता है केवल हम लोग उसको पढ़ेंगे, मियोसिस सेकेंड को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मियोसिस सेकेंड सेम होता है माइटोसिस के जैसा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना
गुणसूत्र या डीएनए होता है उतना ही बनता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड कैसा होता है, सेम एज माइटोसिस। तो मियोसिस सेकेंड को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये एकदम माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो रिडक्शनल डिवीजन पहला होगा, तो दूसरा क्या होता है, इक्वेशनल। और इक्वेशनल इसी के जैसा होता है, इसलिए हम लोग माइटोसिस को पढ़ेंगे और मियोसिस फर्स्ट को, मियोसिस सेकेंड को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो माइटोसिस में हम लोग पढ़ लिए। तो इस तरह से सेल का डिवीजन होता है।